प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो में हम राजस्थान में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में पंचायती राज ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो व्यवस्था है, पंचायती राज की व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था, 3 स्तरों में यह व्यवस्था लागू की गई थी और इस रूप में राजस्थान अग्रणी राज्य है, प्रारंभिक राज्य है जिसमें ये पंचायती राज की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई थी। यह 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ की गई थी नागौर जिले के अंदर। दिनांक 24 अप्रैल 1993 को भारतीय पंचायती राज इतिहास में ऐतिहासिक दिन रहा है। 24 अप्रैल 1993 जब पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूर्ण करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु पर्याप्त शक्तियां एवं अधिकार प्रदान किए गए। स्वायत्त इकाई से आप तात्पर्य समझते होंगे कि अपने निर्णय स्वयं लेती है स्वायत्त इकाई। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे समाहित हैं। किसमें? अनुच्छेद 243 जी में। संवैधानिक संशोधनों के अनुक्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को 1994 में संशोधित किया गया तथा पंचायती राज नियम 1996 में लागू किए गए। ये एक महत्वपूर्ण वर्ष है 1996 जब पंचायती राज नियम लागू किए गए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है? इसके अंदर कौन कौन से 3 स्तर हैं? आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहला स्तर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय है और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। अर्थात सबसे निचले स्तर पर ग्रामों के अंदर जो संस्था है वो है ग्राम पंचायत, जो कि निर्वाचित होती है या चुनी जाती है लोगों के द्वारा। और लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें लोगों की चुनी हुई सरकार होती है। तो इसमें सबसे निचला बुनियादी यह कहेंगे हम रूट्स जो है वो कौन सी है? ग्राम पंचायत, जो विशिष्ट उत्तरदायित्वों के साथ स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार कौन सी होती है? लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार, जो भी सबसे निम्न स्तर पर जो सरकार होती है, हर व्यक्ति के लिए सुलभ जो सरकार होती है, अपने अड़ोस पड़ोस से संबंधित जो सरकार होती है वो होती है स्थानीय सरकार। ग्राम पंचायत की भांति ग्राम सभा ग्राम के संपूर्ण नागरिकों की सामान्य सभा है। संपूर्ण नागरिकों के लिए है ये, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार है या बुनियादी इकाई है ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर है पंचायत समिति। पंचायत समिति एक स्थानीय निकाय है। यह भी एक स्थानीय निकाय है, प्रत्येक पंचायत के लिए है। और जो पहला स्तर ग्राम पंचायत है और तीसरा है जिला परिषद, इन दोनों के बीच की कड़ी है पंचायत समिति। तीसरे स्तर पर आती है जिला परिषद। जिला परिषद ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय है। ग्रामीण आबादी के लिए है ये जिला परिषद। तो ये सभी किसके लिए हैं? पंचायती राज किसके लिए है? ग्रामीण आबादी के लिए है ये। और जिला स्तर पर भी ग्रामीण आबादी के लिए विशेष तौर से क्या बनाया गया है? जिला परिषद। अब हम देखते हैं कि पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं
विभाग जो होते हैं सरकारी पंचायती राज से संबंधित, उनके मूल कार्य क्या होते हैं। पहला है, पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संवैधानिक संशोधन की मूल भावना के अनुसार विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। जैसे हमने देखा था कि ऑटोनॉमस होती है, ये स्वयं अपने निर्णय लेती है, और यही है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के कारण ही पंचायत को ऑटोनॉमी प्राप्त हो पाती है। तो ये सुनिश्चित करना किसका काम है? विभिन्न पंचायती राज के जो सरकारी विभाग हैं या संस्थाएं हैं, वे इसको सुनिश्चित करते हैं। दूसरा, PESA अनुसूचित क्षेत्रों में नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूची के अंदर जो शामिल किए गए हैं वे क्षेत्र होते हैं, और इन क्षेत्रों में नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना इन संस्थाओं और विभागों का कार्य है। पंचायती राज संस्थाओं में कार्मिकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक संस्थापन कार्य, जब कोई विभाग कार्य करता है तो उसके अंदर प्रशासनिक कार्य भी होते हैं और उस संस्था से संबंधित कार्य भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं संस्थापन कार्य। उनको कार्य करने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता होती है। इसकी भर्ती कौन करता है? ये भी पंचायती राज विभाग द्वारा की जाती है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं में संगठन क्षमता का निर्माण, निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यावसायिक क्षमता, विशेषतः निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता का संवर्धन करना, ताकि वे अपनी भूमिकाओं का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें। आजकल जिस चीज़ पर बहुत जोर दिया जाता है वो है क्षमता का निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग। जो लोग हैं जो विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वे निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रहे हैं, अर्थात जो मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, पंचायत के मतदान जो होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। और इन जनप्रतिनिधियों के अंदर कार्य करने की क्षमता का निर्माण का तात्पर्य उन्हें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देना, जिससे कि वो अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन कर सकें। महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है और बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधि भी चुनी जाती हैं। तो उनके अंदर शिक्षा और जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है पब्लिक डोमेन में काम करने का या सार्वजनिक जीवन में कार्य करने का, जो उनका अनुभव है वो घरों में अंदर रहने की वजह से और पढ़ाई लिखाई न करने पाने की वजह से अक्सर कम रहता है। तो उन क्षमता के निर्माण का या क्षमता के संवर्धन, क्षमता को बढ़ाने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है, जिससे कि वे अपना कार्य कुशलतापूर्वक प्रभावी तरीके से कर सकें। अगला है, उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और अनेक योजनाओं के समन्वय में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं और जिला आयोजन समिति के माध्यम से एकीकृत विकेंद्रीकृत सहभागितापूर्ण आयोजना निर्माण की व्यवस्था स्थापित करना। किसकी व्यवस्था हो रही है? एकीकृत विकेंद्रीकृत सहभागितापूर्ण आयोजना निर्माण। इसमें बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण शामिल हो गई हैं। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड, आपस में मिला हुआ। विकेंद्रीकृत मतलब जिसका कि पूरा अधिकार करने का निचले स्तर की संस्था के पास ही है। सहभागितापूर्ण, सबको साथ लेकर चलना। आयोजना निर्माण की व्यवस्था, ये प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन से संबंधित शब्द है। तो इन सब की व्यवस्था स्थापित करना किस तरीके से उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और अनेक योजनाओं के समन्वय में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए
पंचायती राज संस्थाओं और जिला आयोजन समिति, इनके माध्यम से बेहतर परिणाम और बेहतर संसाधनों का उपयोग संभव बनाने के लिए एक समन्वय या कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य किया जाता है, जिससे जो ग्रामीण स्तर पर विभिन्न संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही प्रकार से उपयोग किया जाए और विभिन्न योजनाओं के अंदर आपस में समन्वय स्थापित किया जाए, जोड़ा जाए एक दूसरे के हितों को जोड़ा जाए विभिन्न योजनाओं के अंदर। अगला है सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना, ताकि पंचायती राज संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत एक प्रकार की जांच की जाती है कि ग्राम सभाएं और पंचायती राज संस्थाएं वे सही ढंग से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और ये सभी को पता चलता है इससे कि वे किस तरह से कार्य कर रही हैं। इसी को हम कहते हैं पारदर्शिता, यानी कोई चीज़ छिपी हुई अंदर नहीं रहती है। जब उनकी जांच होती है तो सब कुछ बाहर आ जाता है, और जब सब कुछ बाहर आने का डर रहता है तो संस्थाएं सही ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित होती हैं। इसी को हम कहते हैं कि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है। जो उनको कार्य दिए गए हैं वो उन्होंने सही ढंग से किए हैं या नहीं किए हैं, इसका जवाब उनको देना पड़ता है जांच के अंदर, जिसे हम कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण के अंदर। अगला है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के जीवन से सीधी जुड़ी विभिन्न योजनाओं, गरीबों के लिए भी कार्य किए जाते हैं, और इनसे संबंधित जो योजनाएं हैं जो कि जिसको वित्त मिलता किससे, वित्त आयोग से। 14वां वित्त आयोग अभी कार्यरत रहा, 5वां राज्य वित्त आयोग कार्यरत रहा। ये जो वित्त आयोग है 14वां, ये केंद्र सरकार का है, और जो 5वां राज्य वित्त आयोग है ये राज्य सरकार का है, जो फंड्स देते हैं पंचायती राज संस्थाओं को। इसके अंतर्गत इन फंड्स से, इन पैसे से क्या कार्य किए जाते हैं, इस वित्त के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, कई योजनाएं चलाई जाती हैं जो कि गरीबों के जीवन से सीधी जुड़ी हुई होती है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चलाया गया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया, सहित राज्य एवं केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों की निगरानी एवं इनकी निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती हैं, और समावेशी विकास अर्थात सभी का विकास, सभी को साथ देकर किया जाने वाला विकास इससे सुनिश्चित हो पाता है। अगला कार्य क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय पिछड़ेपन को कम करना। पंचायती राज क्योंकि बिल्कुल निचले स्तर से जुड़ी हुई होती है, तो उस लोकल या स्थानीय क्षेत्र के विशेष प्रकार के पिछड़ेपन पर ध्यान दे सकती है, और इसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य किए जा सकते हैं। जो पिछड़ापन है विशेष क्षेत्र का वो दूर किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समयबद्ध तरीके से क्रियात्मक व्यवस्था के साथ सभी को स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण सुविधा उपलब्ध कराना। ये जितने भी आप गंदगी निकलती है घरों में से, फैक्ट्रियों में से, अन्य तरीके से जो भी गंदगी निकलती है उसकी व्यवस्था यदि नहीं की जाएगी तो स्वच्छ पर्यावरण हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखा जाता है। सभी घरों, सरकारी स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यशील शौचालय एवं मूत्रालय की समुचित व्यवस्था कर सभी परिवारों के उपयोग हेतु योग्य बनाना। गांवों में शौचालय की भी कमी रही है, अब जिसे पूर्ण कर दिया गया है,
इन कार्यक्रमों के द्वारा, नहीं तो स्कूल में और घरों तक में शौचालय नहीं हुआ करते थे। अगला है पंचायतों को ई एनेबलमेंट के माध्यम से अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु सहयोग प्रदान करना। ई एनेबलमेंट का मतलब है किस तरह से इंटरनेट के द्वारा बहुत ही कुशलतापूर्वक और तेज़ी से अपना कार्य किया जा सके, और पारदर्शिता और जवाबदेही, जिनका अर्थ अभी हमने समझा था कि पारदर्शिता और जवाबदेही का क्या तात्पर्य है, उनके द्वारा कार्य करने में सहयोग प्रदान करना। केंद्र एवं राज्य द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप एवं विकास कार्यक्रम जो कि सीधे ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़े हैं और समावेशी विकास को बढ़ाते हैं, का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2019 में पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन नव सृजन पश्चात वर्तमान में 33 जिला परिषद, 352 पंचायत समितियां और 11,341 ग्राम पंचायतें राज्य में अस्तित्व में है। सबसे निचले स्तर पे क्या होती है? ग्राम पंचायतें, जिनकी संख्या है 11,341। अब इससे कम कौन सी होती है? पंचायत समितियां, जो बीच के स्तर की हैं, 352, और हर जिले में क्या है? जिला परिषद, जिसकी संख्या है 33। तो इस तरह से त्रिस्तरीय 2019 में इतनी संख्याओं में रही हैं। और 2019 के अंदर विशेषता क्या है कि इनको नए तरीके से इनकी बाउंड्रीज बनाई गई, इनकी सीमाएं बनाई गई हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं परिसीमन या नवसृजन। नई पंचायत समितियां का निर्माण। पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान। अनुदान का तात्पर्य है सरकारी सहायता। 14वां वित्त आयोग, जैसा हमने देखा था, केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग गठित किए जाते हैं और वे राज्यों को किस प्रकार से वित्त प्रदान करते हैं ये हम देखते हैं। राजस्थान के लिए 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 5 वर्ष के लिए यह होता है। ये थी 2015-16 से 2019-20। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। इस अनुदान का उपयोग जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, ग्रामीण सड़कों एवं फुटपाथों, पार्कों, खेल मैदानों तथा कब्रिस्तान एवं शमशान स्थलों का रखरखाव जैसी मूलभूत सेवाओं को प्रदान करने एवं सुदृढ़ करने हेतु दिया जाता है। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत ही है। जैसा हमने देखा, ग्राम पंचायत को ये प्रदान किया जाता है। ये बीच का जो लेवल है, बीच का टेयर जो है इसका, वो है। सबसे निचला है पंचायत समिति और सबसे ऊपर का है जिला परिषद। अब ये जिला परिषद व पंचायत समिति उक्त अनुदान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी हैं। पर्यवेक्षण का तात्पर्य है सर्वे करना, किस तरह से कितनी आवश्यकता है, किस तरह से किया जाएगा, इन सभी का मूल्यांकन करना। ये सब कौन करता है? जिला परिषद और पंचायत समिति। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल राशि 3,427.56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें विभिन्न आंकड़े दिए हुए हैं कि कितनी कितनी अमाउंट
जो हैं वो विभिन्न किश्तों में दिए गए थे। तो ये अभी आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं, परंतु याद करने की इतनी आवश्यकता इनको नहीं है। अलग अलग किस्तों के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है, तो वो कुल राशि आपको याद करनी होगी। वो है 5,043.12 करोड़ रुपए हस्तांतरित की गई है 2019-20 में। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिसंबर 2019 तक कुल 3,006 करोड़ रुपए व्यय किया जाकर, अब इसमें से कितना व्यय किया गया है? 3,006 करोड़ रुपए, और 80,347 कार्य पूर्ण किए गए हैं। राज्य द्वारा जो गठित किया गया होता है राज्य वित्त आयोग, उसमें 5वां वित्त आयोग था 2015 से 2020 के लिए कार्यरत। इसे हम कहते हैं पंचम राज्य वित्त आयोग, और इसकी अवधि को कहते हैं पंचाट अवधि, क्योंकि 5 वर्ष के लिए है और ये 5वां राज्य वित्त आयोग है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.182% हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.10 एवं 24.90 के अनुपात में 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना है। तो पंचायती राज संस्थाओं को इसका 75.10% मिलेगा। किसका? राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.182% का। अर्थात राज्य का पहले कुल राजस्व देखेंगे, उसका निकालेंगे 7.182%। वो जितना आएगा उसका 75.10% पंचायत राज्य संस्थाओं को प्राप्त होगा। आयोग द्वारा वर्ष 2019-20 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राशि के वितरण का अनुपात 5:20:75 रहेगा। कुल 100 में से 75 हिस्सा, 20 हिस्सा और 5 हिस्सा इस प्रकार से रहेगा। संस्तुति के अनुसार अनुदान की 55% राशि का उपयोग मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए, 40% राशि का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता योजनाओं को लागू करने के लिए एवं शेष 5% राशि विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रोत्साहन के लिए है। प्रोत्साहन की राशि इसलिए रखी गई है जिससे और भी कुशलतापूर्वक कार्य किया जाए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राशि 1,600.21 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राशि 87.78 करोड़ एवं राशि 361.95 करोड़ जिला परिषद एवं पंचायत समिति के पीडी खातों में स्थानांतरित कर दी गई है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष सहित वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिसंबर 2019 तक कुल 1,022.89 करोड़ रुपए व्यय करके 47,049 कार्य पूर्ण करवाए गए हैं। अब हम देखते हैं पंचायत पुरस्कारों के बारे में। 73वें संविधान संशोधन के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और इसके द्वारा पंचायत राज के लिए विभिन्न प्रकार के बहुत ही अच्छे कदम उठाए गए और उन्हीं में से एक कदम है पुरस्कार की योजना। यह योजना 2010-11 में लागू की गई है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है
और इस राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समितियों एवं 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2019 में 1 जिला परिषद, 1 पंचायत समिति एवं 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। दूसरा है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। इसके अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अधिनियमों, नियमों और प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए एक ग्राम पंचायत का चयन पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत नेतडवास, पंचायत समिति धौन, जिला परिषद सीकर का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। अगला है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी कार्य मतलब बालकों के हित के लिए कार्य करने पर राज्य की 1 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाता है। और 2019 में कौन सी ग्राम पंचायत को मिला है यह पुरस्कार? बाल हितैषी पुरस्कार ग्राम पंचायत मुंडावर, पंचायत समिति टोंक, जिला टोंक को ये पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि पंचायती राज की व्यवस्था भारत में प्रारंभ करने वाला एक अग्रणी राज्य राजस्थान है, जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, किस तरह से इनको सरकारी सहायता मिलती है और किस तरह से उसका उपयोग करके पारदर्शितापूर्ण तरीके से सभी को साथ लेकर सभी का विकास करने के लिए कार्य किए जाते हैं और किस तरह से इनको प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को दिए जाते हैं। अगले लेक्चर में हम इसका भाग 2 करेंगे, जिसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ प्रस्तुत लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।